नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। रफ्तार ऐसी है कि महज 5 दिन में 400% केस बढ़ गए। इसके बाद सरकार लगातार एक्शन में है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना को रोकने को लेकर मंथन हुआ। मास्क के लिए जागरूकता अभियान के साथ ही सख्ती फिर से शुरू कर दी गई। उधर शादी विवाह और स्कूल कॉलेज को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि सरकार फिलहाल यह तय करने में जुटी है कि क्या अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए। हालांकि सीएम ने साफ कहा है कि अगर हम पाबंदियां लगाते हैं तो फिर वित्तीय परेशानी बढ़ती है, लोगों का रोजी रोटी का संकट बड़ा हो जाता है और इसीलिए सरकार बहुत सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहती है। पर जानकार चेता रहे हैं कि कहीं यह जो वक्त सोचने समझने रणनीति बनाने में लिया जा रहा है, यह वक्त ही हम पर भारी ना पड़ जाए। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं और आप ये देखिए कि सीएम खुद इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। समीक्षा बैठक वो ले रहे हैं अधिकारियों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी। किस तरह से यहां पर सख्ती से नियमों का पालन कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क पहनने तक, हर वो चीज जो जरूरी होगी किसी भी आफत से निपटने के लिए, उसको लेकर के दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों को लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। आपको यह बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की आहट को लेकर के बड़ी सरगर्मी है, तैयारी भी है। सुनिए क्या कहा जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा इसे लेकर। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे कोरोना अपने पर फैला रहा है। अब ग्वालियर में भी कल 22, शिवपुरी में 6 और दतिया में 5 आए। हम आज पुलिस को कहने वाले हैं प्रदेश के अंदर कि मास्क जो लोग न लगाए हों उनको एहतियात बरतने का तत्काल वो कहें। जुर्माना जो कोरोना गाइडलाइन का पालन न करे उनसे जुर्माना वसूली करने का। हमने तो बच्चों से यही कहा है कि सब बच्चे पूरी तरह से लोगों को प्रेरित करें, एम्बेसडर के रूप में काम करें। ये 144 करोड़ लोगों को तो देश में लग ही चुका, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। कल भी 10 लाख लोगों को लगा, देश भर में लाखों बच्चों को लगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। 1075 एक हमने टोल फ्री नंबर इसीलिए दिया है, किसी भी अभिभावक को कोई भी परेशानी हो या जानकारी लेनी तो 1075 टोल फ्री नंबर पर वो कॉल करे और अपनी जो भी यदि उसका कंफ्यूजन है वो दूर करे। अभी तो जो प्रतिबंध है वही बात है, ऐसी कुछ नया किसी तरह के प्रतिबंधों का और कोई विचार नहीं। लगभग हमारे पास इस समय 8,500 बेड उपलब्ध हैं। ये हमारी तैयारी है। सभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं कि कल से भोपाल में मास्क को लेकर अभियान चलेगा और जो लोग भी बिना मास्क के मिलेंगे उनकी चालानी कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई प्रशासन करेगा। कल से ये मास्क की मुहिम चलेगी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि अब अनावश्यक क्राउड इकट्ठा ना हो कहीं पर। जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर की भयावहता सामने आ रही है, उसे दृष्टिगत ऐसा लगता है कि राज्य सरकार सिर्फ शाब्दिक जुगाली के माध्यम से ही उसे कंट्रोल करना चाह रही है। हमारे प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में सरकारों ने उचित निर्णय लिए हैं और मध्य प्रदेश सरकार को भी इन निर्णयों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आइए सीधे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल बहुत खास हैं क्योंकि ये आम लोगों की चिंता से जुड़े हैं। हमारे सवाल है, फिर बड़ा कोरोना का खतरा, आंकड़े कर रहे हैं तीसरी लहर का इशारा। लॉकडाउन बंदिशों पर कंफ्यूजन, एक्शन प्लान पर क्यों मौन। विपक्ष एक्शन प्लान मांग रहा है। 7 फेरों पर लगा वायरस का पहरा, शादी पढ़ाई व्यापार पर संकट गहरा। एमपी में ओमिक्रॉन डेल्टा का डबल प्रहार, कहीं देर ना हो जाए सरकार। ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि एक बार फिर जो जिनके घरों में शहनाई बजनी थी, खुशियां आनी थी, शादियां होनी थी, वहां पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि असमंजस के बादल हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं लोग कि आने वाले शादी के जो शुभ मुहूर्त हैं
उसमें उनके घर में मंडप सज भी पाएगा या नहीं, शहनाई बज भी पाएगी या नहीं, और तैयारी सरकार की अपनी तरफ से है, लेकिन क्या ये पूरी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जुड़ चुके हैं, जो खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर शरद पंडित जी को भी आज हमने आमंत्रित किया है। डॉक्टर शरद, बहुत स्वागत है आपका, जो कि पूर्व रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ एमपी के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शरद पंडित जी, क्योंकि आप बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि तैयारियां हमारी माकूल हैं या नहीं। सबसे पहले मैं हितेश जी के पास आता हूं। हितेश जी, बड़ा खतरा लग रहा है क्योंकि 5 दिन में 400 गुना केस बढ़ गए हैं। जाहिर सी बात है, 5 दिन में 400 गुना केस बढ़ गए हैं तो ये चिंता की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता सर मुझे ये देखकर हो रही है कि 5 दिन में 400 गुना केस बढ़ गए और फिर 5 दिनों बाद सरकार ने टेस्टिंग के रेट घटा दिया, टेस्टिंग की संख्या जो है उसे कम कर दिया। ये क्यों हो रहा है सर? देखिए अभिलाष जी, पहली बात तो खतरे की आशंका है, खतरा नहीं है। उसके कारण मैं बताता हूँ आपको। जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं तब मुंबई में 10,000 केस आ चुके हैं, 10,600-700 ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग आ रही है। और ये बात सच है, ये सीजन जो है फ्लू वायरसेस का सीजन होता है, और फ्लू वायरसेस की जो बास्केट है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दिखाई देता है। बेहतर बात अलर्ट मोड में इसलिए कह रहा हूं कि जितनी संख्या में केसेस आ रहे हैं, बेड ऑक्यूपेंसी उस संख्या में नहीं है, आईसीयू भी नहीं है और सीरियस केसेस भी नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई या डिमांड की जो क्रिएट होती है वो नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है भय नहीं रखें और बिल्कुल सरकार की तैयारियां देखिए। इस बार पूरी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, बेड्स की बात हो, सरकार ने बहुत इफर्ट करके अपनी तैयारी कर रखी है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि जितने बड़े अस्पताल हैं जिनके पास सैकड़ा में बेड होते हैं, लगभग उन सबके सभी के पास अब ऑक्सीजन प्लांट्स हैं और सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन प्लांट्स मध्य प्रदेश में भी बने हैं। तो मैं नहीं समझता कि संसाधनों की कोई कमी है। लेकिन देखिए साहब, हमको कोई चुनौती कोरोना को नहीं देनी है, ये मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसका ये अर्थ नहीं है कि हम कोरोना को चुनौती देने लग जाएं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही रखना है। देखिए ईश्वर कोई आशीर्वाद दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर के लिए हम नई चुनौती खड़ी कर दें। तो मुझे लगता है हमने बहुत सफर किया है अभिलाष जी, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा हम लोग एहतियात बरतें। 1-2 महीने की बात है, फरवरी एंड तक मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसका एक जो पिक्चर है वो किस दौर से ये गुजरता है, जिस प्रकार हमने नवंबर निकाला है, तो मुझे लगता है ये 2 महीने भी हमको थोड़ा सा संयम से निकालने चाहिए। इसीलिए हमारी भी सभी बैठकें धीरे धीरे वर्चुअल हो गई है काफी हद तक। मैं आज अपने नेशनल लेवल पे रामबाबू मालवी वगैरह प्रबोधनी के कार्यक्रम देख रहा था, सभी रियल प्रोग्राम्स जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये था हितेश जी कि जाहिर सी बात है कि आहट है, लेकिन हमारे टेस्टिंग की संख्या क्यों कम हो रही है? क्या उसके पीछे कोई लॉजिकल कारण है आपके पास जो हमारे दर्शकों को देने? नहीं, देखिए टेस्टिंग की कोई संख्या कम नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि चूंकि इसके ये कोई संख्या को लेकर मुझे लगता है कुछ न कुछ कहीं मिस इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, लेकिन सरकार के पास होता होगा। आपको तो मैं एक और जानकारी दे दूं कि ओमिक्रॉन के भी अलग से किट आ गए हैं जो कि आईसीएमआर ने अप्रूव कर दिए हैं, जो मार्केट में भी अवेलेबल हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ में, और सरकारी संस्थानों में भी सप्लाई हो रहे हैं बड़ी तेजी के साथ में। और 10 तारीख से हम बूस्टर डोजेज यानी तीसरे डोज की तरफ वैक्सीन के बढ़ेंगे, जो हमको और वाइड स्पेक्ट्रम और सस्टेनेबल मुझे लगता है कवरेज देगा। मुझे पूरी उम्मीद है। और तो इसीलिए अलर्ट रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सरकार के पास संसाधन पर्याप्त हैं, लेकिन उन संसाधनों की आड़ में सरकार के लिए हम चुनौती न दें और मुझे लगता है अपने आप को बचाएं। ठीक है, हमारे साथ सुरेश राजे कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश राजे जी आपका। और साफ तौर पर हितेश जी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है हर जगह, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे आईसीयूज की बात हो, या फिर ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो, हम लगातार तैयार हैं हर तरह से और मुस्तैद भी हैं, सजग भी हैं, संभले हुए भी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए
ये नहीं कह रहा कि पूरी है कि नहीं है, लेकिन परिस्थिति अभी समझने का हम सब प्रयास करें। हितेश जी, अभी जो वर्तमान में स्थिति है कि 2-3 दिन के अंदर ये इतनी तेजी से केस बढ़े हैं, तो हम आने वाले समय में 2-4 दिन में कोई बड़ा कदम उठाएं। इससे पहले हम कम से कम अपनी तैयारी उस तरफ तो कदम बढ़ा। देखिए, अभी मैं मार्केट से निकल रहा था, जरा हितेश जी एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एसडीएम खड़े हैं, तहसीलदार खड़े हैं, वो रोक किसको रहे हैं? जो दोपहिया वाहन पे मजदूर जा रहा है, जो कॉलेज पढ़ के या ट्यूशन पढ़ के बच्चे आ रहे हैं, तो काय के लिए रोक रहे हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया। चलो मास्क के लिए प्रेरित करो, अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि किसी ने जबरदस्ती किसी बालिका की चाबी छीन ली, किसी ने कहा गाड़ी एक साइड लगा, वो चाबी छीन के चल दिए। कम से कम देखो, मेरा निवेदन इसमें ये है, आपको ये माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मास्क के लिए प्रेरित करो, लेकिन ये जनता पर ये लूट खसोट का धंधा बंद होना चाहिए। आप गाड़ी पकड़ो, आप उस पर 500 रुपए का जुर्माने की बात क्यों कर रहे हो? आप उसे 5 रुपए के मास्क, 5 रुपए का मास्क है, आप उससे 50 रुपए भी लो, कम से कम उसको एक बार हिदायत तो दो कि ये 50 रुपए का मास्क इसके लिए मिल रहा है तुमको, आज आप छोड़े जा रहे हो, कल अगर आपकी गाड़ी पकड़ी इसी नंबर की तो आप पे 100 रुपए 200 रुपए फाइन होगा। ये तो ये हो गया। दूसरा, मार्केटों के लिए हमें कोई कार्य योजना बनाना होगी कि हम मार्केट को कब कब किस आधार पर अभी अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। हम पूरी तरह लॉकडाउन की ओर बढ़े इससे पहले अगर हमने सबने मिलकर इसको ठीक से मैनेज किया तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर हमने देर करती हितेश जी, बहुत लंबे चले गए हम, पर हमारे पास विकल्प बचा कि हमको लॉकडाउन ही लगाना है, तो ये ठीक नहीं होगा। और ये न तो प्रदेश के लिए, न देश के लिए, न जनमानस के लिए, किसी के हित में नहीं है लॉकडाउन। लेकिन हमें अपनी तैयारियों को देखिए सने सने करके अभी से अमली जामा पहनाने की तैयारी करना होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मास्क के नाम पर जो लूट है पूरे प्रदेश में, कम से कम हितेश जी इसको तत्काल बंद कराना चाहिए। भाई आज आपने कहा कि मास्क लगा के निकलो, अच्छी बात है, आप उसके और भी तरीके हैं, आप उसमें क्यों नहीं अनाउंस कराते? आप क्यों नहीं चौराहे पे जब लोग खड़े होते तब अनाउंस करते कि भाई पहली बार आपको हिदायत दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ अभी स्थिति ये है कि कोई भी खड़ा है, चाहे तहसीलदार रोक ले, एसडीएम रोक ले, ठीक है सर, का तो अपना काम है, ठीक है समझ में आती है। ठीक है सुरेश राजे जी, चलिए आपकी चिंता जाहिर सी बात है जनता को लेकर है और सरकार की चिंता सख्ती बरतने की है, क्योंकि अगर सख्ती नहीं बरतते हैं तो विपक्ष हो या मीडिया हो, हम ही सवाल उठाते हैं उन पर और हम ही पूछते हैं। इस मामले में तो हम भी अपने आप को कटघरे में खड़ा करेंगे कि अगर वो सख्ती बरतती है प्रशासन और सरकार तो हम पूछते हैं कि आप सख्ती क्यों कर रहे हैं, नहीं करते तो हम पूछते हैं कि आपके अधिकारी और नेता सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। शरद पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, अभी न करें जी, सख्ती करें, हाँ सख्ती करें, लेकिन कम से कम मानवता ध्यान में रख के भी करें। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, मानवीय पहलू के साथ। ठीक है शरद जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, मैं कल भी हमने इस पूरे मुद्दे पर डिबेट किया था और हमने यही पूछा था और हमारा सबसे बड़ा सवाल यही था कि धर्म संकट में है सरकार, व्यापार बचाए या जान बचाए या व्यापार। अब आपको क्या लगता है, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन आ चुकी है? क्योंकि आपने दोनों लहरों को बहुत करीब से देखा है। आपको लगता है कि अब व्यापार छोड़ के जान पर हमें बचाने के लिए आ जाना चाहिए, या आपको लगता है नहीं अभी वक्त है और हम दोनों को बहुत संतुलित करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए अभिलाष जी, इसमें स्पष्ट है कि लहर तो आ गई है और जो आगे जो सिचुएशन बननी है वो बड़ी ही विकट होगी और वो जो है बड़ी अप्रिय होगी। इसलिए जो भी तैयारी करना है हमको अभी करना पड़ेगी। देखिए, एक तो है हमको जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हमको प्रिवेंटिव स्टेप्स को जो है लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेरा इसमें यह कहना है कि कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो हमारे हाथ में वो हम करने के लिए पहले सोचे, जो बहुत ही आसान है। जैसे कि इसके जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको भी जो है वो लोग अपनाएं। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन चाहिए। कम्युनिटी जब तक किसी भी जो है कार्य के साथ जुड़ेगी नहीं, आप देखिए सख्ती करें पर सख्ती के साथ साथ उसको अवेयर भी करें। देखिए हमारे पास ऐसे जो हैं टूल्स जो अवेलेबल हैं, जैसे कि मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, ये चीजों को लोगों को समझाते रहें, लगातार हैमरिंग करते रहें ताकि उनके दिमाग में बैठे। अभी एक इसी चर्चा में आया कि माइकिंग करें, माइकिंग से लोगों को अवेयर करें। हमारे पास प्रदेश में लगभग जो है
1,25,000 जो है ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, जो जैसे आशा वर्कर्स हैं, हमारे पास जो है आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमारे पास इस तरह की जो फौज है, हमारे पास कई ऐसे प्रोमिनेंट एनजीओज हैं, अभी हमने उनका उपयोग करना प्रारंभ नहीं किया। देखिए कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा, हर एनजीओ पे आप जो है शंका नहीं करें, और एनजीओ जो अच्छे हैं उनको इन्वॉल्व करिए, जो ऐसे हैं इन लोगों को इन्वॉल्व करके अवेयरनेस को जो है ज्यादा बढ़ाइए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये चीजों पर ध्यान देना है। टीकाकरण की मुहिम में हमारे साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रही है, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो टीकाकरण की मुहिम में अभी तो 15 से 18 वर्ष के उसमें जो प्रारंभिक जो है समाचार आ रहे हैं उसमें उत्साह है लोगों में। तो ये जो है इन चीजों को हमको कहीं ना कहीं कवर अप करना पड़ेगा। हमारे को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये टूल्स हमारे पास है। फिर इसके बाद जो है स्टेप्स आती है कि जहां सख्ती की बात है। शरद जी, मेरा सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में साफ तौर पर कह दिया है कि अब धार्मिक आयोजन हो, पॉलिटिकल आयोजन हो, भीड़ भाड़ वाला कोई आयोजन नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार तय नहीं कर पा रही है, वो कह रही है कि हम स्थिति देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। तो आपको लगता नहीं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, अभी से इसको कर दे तो ताकि हालात बिगड़ने से पहले समझ जाएं? पर उसके साथ यह भी है कि कई घरों में शहनाई बजनी है, कई धार्मिक आयोजन है बड़े, कई पॉलिटिकल आयोजन है, इवेंट्स हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को थोड़ा सा सख्त यहां हो जाना चाहिए? और नहीं होंगे, देखिए इसमें 3-4 दिन भी जो है जाया करने की जरूरत नहीं है। जहां तक है किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक ये जो कार्यक्रम है, इनमें हमको कहीं ना कहीं जो है वो एक जो है सीमित संख्या निर्धारित करना पड़ेगी, अनुशासन वहां रखना पड़ेगा, और जो कार्यक्रम टाले जा सकते हैं उनको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अभी जो है हमारे को जो है जीवन बचाने का जो है वो प्रयास पहले करना है, बाद में ये सब चीजें जो है हम लेट हो जाएंगे, तब यदि कोई स्टेप्स लिए तो वो नाकाफी होंगे। तो मेरा इसमें यह कहना है कि ये चीजों को बिल्कुल जो है शासन को निर्णय लेकर रोकना पड़ेगा। ठीक है सर। हितेश जी, देखिए छत्तीसगढ़ से मैं देख रहा था, खबर वहां से लगातार आ रही थी, और जाहिर सी बात है वहां पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू हम मध्य प्रदेश में लगा चुके हैं, लेकिन हम अभी बड़े आयोजनों को लेकर के असमंजस में हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि देखिए बड़े आयोजन बिल्कुल नहीं होंगे प्रदेश में। सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर एक स्कूल में 35 बच्चे कोरोना संक्रमित आ गए हैं, 4 पीएचक्यू के 4 बड़े आईपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं, 35 जवान सीआरपीएफ के नक्सल इलाकों में वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद तुरंत ये कार्रवाई कर दी गई है और बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। अब देख रहे हैं हम आसपास राज्यों में लगभग वही हालात हैं। तो हितेश जी, आपको लगता नहीं कि हमें जल्द से जल्द इन फैसलों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इनसे उतना नुकसान नहीं होगा, अगर लगा देते हैं, नहीं लगाया तो बड़ा नुकसान होने की आशंका है? देखिए, ये नुकसान और बड़ा नुकसान और नहीं होगा कि होगा, ये साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के ऊपर जो होता है वो निर्णय होना चाहिए, और हो भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दिन में 3 बार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसके साथ। आज भी डिस्ट्रिक्ट की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं तैयारियों की बात, उसको लेकर बैठकें हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम लोग बहुत विजिलेंट हैं। आपका जो सुझाव है वो कंसीडरेशन में है, तभी तो ये सब हो रहा है। पर कहीं ना कहीं हमको विजिलेंट होकर भी चलना पड़ेगा, और जो निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उस पर देखिए आर्थिक मार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पतली सी धार है, आप सही बोल रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, जिसको कहते हैं तलवार की धार पे चलना। तो बिल्कुल कोई कह सकता है कि हम रिस्क ले रहे हैं, और कोई कह सकता है कि हाँ आपका निर्णय लेने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है। तो ये मुझे लगता है एक्सपर्ट्स के ऊपर जो सरकार को गाइड करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, रोज के आंकड़े जुटाते हैं, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है। उसको लगातार कंट्रोल रूम बनाकर हमारे मिनिस्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो गाइड कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर आश्वस्त करूंगा। लेकिन मैं बस एक बात जरूर फिर वापस आना चाहूंगा कि आज की जो स्थिति है अभिलाष जी, उसमें मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर समझौता नहीं करिए। देखिए, आपने तो आम लोगों की बात करी, मैंने तो आज इस विषय को उठाया जब एक नायब तहसीलदार एक स्टेशन पे उतरा तो उसने एक महिला डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया साहब, जो उसने जब टोका, वो ड्यूटी पे थी, कि आपने मास्क नहीं लगाया, तो बोले नहीं मैं तो तहसीलदार हूं। तो ये क्या तमाशा है साहब? तो इसीलिए देखो, बेवकूफ़ी कौन करेगा
ये तो किसी को नहीं पता है ना विधायक जी। तो बड़े बड़े पढ़े लिखा, वो तो खुद ही तहसीलदार है, बताओ ऐसी हरकत कर रहा है और मार किसको रहा है, एक महिला डॉक्टर को। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए समाज में भांति भांति के लोग हैं, कई जगह आपको लंका मिलेगी जहां सब 52 गज के हैं, तो सबको भाई संभाल के चलना होगा। और ऐसे मैंने बताया ना, हमको सरकार को या ईश्वर को चुनौती नहीं देनी है, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। ईश्वर की कृपा है कि हमारा बेड ऑक्यूपेंसी, ऑक्सीजन डिमांड सब लोएस्ट है, ठीक है, हमारे बढ़ते हुए केसेस के बावजूद भी। तो इसीलिए डरना नहीं है, लेकिन यस, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जितने मानदंड हैं, हमको पुनः उस पर 100% आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं आता हूं सीधे सुरेश राजे जी। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक सवाल फिर से उठा रही, जो दूसरी लहर के बाद भी उठाया था और पुरजोर तरीके से उठाया था, और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं। दूसरी लहर के वक्त भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जब हम रणनीति बना रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उस वक्त भी वो नदारद हैं। तो आपको लगता है, क्योंकि खुद सीएम तो बैठक कर ही रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सीएम शिवराज लगातार सुबह दोपहर शाम बैठक करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ उसी काम से लगे हुए हैं, तो आपको लगता नहीं कि जब सीएम शिवराज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर अगर नहीं भी है स्वास्थ्य मंत्री किसी कारण से, तो बहुत बड़ी बात नहीं है वो? देखिए, अब स्वास्थ्य मंत्री वहाँ है नहीं है, होना तो चाहिए, लेकिन अब नहीं है। वो पहले भी नहीं थे, ये तो जब ये सरकार का जन्म हुआ तब से परपाटी चली आ रही है, उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हम उस पर, मेरा ये कहना है हितेश जी, 2-3 चीजों पे देखिए सरकार का ध्यान आकर्षित करें जल्दी से जल्दी। एक, किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी बड़े आयोजन की अनुमति नहीं देना चाहिए। ये फैसला तो हम तत्काल ले ही सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, बड़े आयोजन होते हैं धार्मिक, जितने धार्मिक बड़े आयोजन हो रहे हैं, अभी धार्मिक आयोजनों में आप रोक लगाने से कहीं किसी का नुकसान नहीं है, तत्काल लगा सकते हैं और हमें लगाना चाहिए। क्योंकि एक बार जो चीज हमारे हाथ से निकल गई, तो फिर आप भगवान को दोष नहीं दोगे, फिर आप इनको भी दोष नहीं दोगे, क्योंकि हम तो खुद ही दोषी हैं। तो ये 2 आयोजन तो ये हुए, इन पर रोक लगाना चाहिए। रही बात शादी, जो आने वाला समय शादियों का है, उस समय जाके हम एकदम रोक लगाएंगे तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसमें क्या है, अभी से अगर हमको दिख रहा है तो हम उसकी गाइडलाइन तय कर दें कि भाई जिनकी शादियां लगन सध गई है, टेंट बन गए हैं, इनके हलवाई बन गए हैं, 7 फेरों का मुहूर्त निकल गया है, तो उस समय हम टोटल रोक लगाएं। इससे बेहतर ये है कि अभी से हम गाइडलाइन दे दें कि भाई इतने कम से कम लोगों में इससे ज्यादा की अनुमति सरकार देने की स्थिति नहीं है। ये 2-3 चीजें आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको जनता के साथ साथ विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा, ठीक है ना? ठीक है। और अब दूसरा स्थिति है सिविल अस्पताल, जहाँ जहाँ है देखिए, इनकी स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। तो इन अस्पतालों को अपन जिले अस्पताल की बजाय अगर हम नीचे सिविल अस्पताल से लेकर और छोटे छोटे कस्बे तक गए और इनकी मॉनिटरिंग ठीक कर ली हितेश जी, तो हमें मालूम है कि हम सब मिलकर इस तीसरी लहर का मुकाबला करेंगे। ठीक है, इसमें राजनीति की बात नहीं है, बात ये है कि हमको अपने मानव जीवन को बचाना है। 2 लहर में हम बहुत बड़ा नुकसान, दूसरी लहर के नुकसान की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा तो ये सुझाव है सरकार को हितेश जी आपके माध्यम से कि हम जल्दी से जल्दी ये कदम उठाएं। बहुत अच्छे सुझाव दिए आपने सुरेश राजे जी। मैं डॉक्टर शरद जी के पास आता हूं। शरद जी, देखिए, पब्लिक से हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप सरकारी सिस्टम को भी बेहतर समझते हैं और हमारे पॉपुलेशन के बोझ को उस पर भी बेहतर समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि तैयारी हमारी पूरी है, या आपको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत काम करना बाकी है? जो जमीनी हकीकत है वो क्या है? देखिए जो है, काम तो लगातार करते रहना पड़ेगा और जो है हमको जो है बिल्कुल इसकी रेगुलर और जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। देखिए अभी भी क्या है कि 2-3 चीजें मैं इसमें कहूंगा। एक तो स्क्रीनिंग सेंटर्स हमारे जो कम हो गए थे उनको वापस रिवाइव करें और उनमें जो है वो बराबर जो है वो वहां स्क्रीनिंग का काम करते रहें। नंबर जो टेस्टिंग की बात अभी इसी चर्चा में आई थी, टेस्टिंग किसी भी हालत में जो है कम नहीं किए जाए। अभी हितेश जी भी बता रहे थे कि अब हमारे पास जो है ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए भी आईसीएमआर ने जो है टेस्ट किट उपलब्ध करा दिए या शीघ्र उपलब्ध हो रहे हैं वो। तो ये टेस्टिंग को जो है विग्रसली करा जाए और कोई भी केस में जो है किसी तरह से भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं हो। तो स्क्रीनिंग सेंटर, टेस्टिंग हमारी ये बराबर करें।
हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो है जो सीमित है, परंतु जीनोम सीक्वेंसिंग की जहां भी जिस हायर सेंटर पे भेज रहे हैं उसमें हमको जो है वो जो है उसके वायरस के नेचर को समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये कुछ चीजें बहुत आवश्यक है जिसको करना चाहिए। देखिए इस जो है वायरस से जो है यदि मॉर्टेलिटी भले ही अभी जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जो डाटाज आए हैं उसमें कम बताई जा रही है, परंतु यदि इसका स्प्रेड इतनी तेजी से हो रहा है तो कहीं नहीं हमारे को कहीं ना कहीं ये बेड्स भी जो है और हॉस्पिटल जो है वो छोटे पड़ने लगेंगे। इसलिए अभी से दिमाग में ये रखा जाए, माइंड में ये सब चीजें सेट रखी जाए कि यदि ये इतने ज्यादा संख्या में जो डेल्टा की तुलना में कहीं ज्यादा तुलना में यदि केसेस इफेक्ट होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कोमार्बिडिटी वाले लोग हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसमें हमको जो है इस तरह से तैयारियां रखना पड़ेगी कि उससे ज्यादा केसेस को एडमिशन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए उसकी पूरी तैयारी में कहीं ना कहीं उसको रिव्यू करते रहें, वो बराबर देखते हैं। हालांकि जो है इसमें मैं चाहूंगा कि नर्सिंग होम एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अल्टरनेटिव जो पैथीज हैं, उन लोगों को भी जो है अभी से जो है वो तैयार किया जाए, गेयर अप किया जाए। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हमको तत्काल लेना चाहिए और विद इन 2-3 डेज ये सारे निर्णय हो जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हितेश जी हमारे साथ आज जुड़े थे और आज हितेश जी हमने देखा कि बहुत अच्छी आज डिबेट रही, और डिबेट नहीं कहूंगा मैं इसे, बहुत अच्छी चर्चा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब देश पर या हमारी जान पर बड़ा खतरा आता है तो फिर सियासत पीछे छूट जाती है और पहला धर्म जो होता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि का हो, मीडिया का हो या डॉक्टर का हो, जान बचाने का होता है। मध्य प्रदेश में सरकार बहुत कोशिशें कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ जगह अभी कमियां हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। उसको लेकर हितेश जी ने बिल्कुल स्वीकार किया है कि हम और चीजों को लेकर विजिलेंट हैं और हम जो जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। आज हम उम्मीद यही करेंगे कि यहां से डिबेट से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकले हों हितेश जी, जो आप तक सरकार तक पहुंचाएं। और हमारी चिंता बस यही है कि जो फैसले कुछ दिनों बाद होने हैं, जो हमें लग रहा है कि होंगे, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो या बड़े भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर रोक हो या दूसरे, वो जल्द से जल्द ले लिए जाए। व्यापार के साथ साथ जान बचानी भी जरूरी है। हम सरकार का धर्म संकट समझते हैं, लेकिन हमें पिछले अनुभवों से वो तस्वीरें जब याद आती हैं तो हम जैसे कई लोग जो हैं वो सिहर जाते हैं और नहीं चाहते कि किसी भी हालत में वो तस्वीरें दोबारा हमारा देश, हमारा प्रदेश देखे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश वाजपेयी जी, सुरेश राजे जी, डॉक्टर शरद पंडित जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि कोरोना से लड़ना है, सरकार का साथ देना है, परिवार का साथ देना है, देश का साथ देना है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का, और जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हम इस पूरी महामारी से जीत कर निकलेंगे। धन्यवाद।